अभी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो रोल रहा है इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने में देश के अंदर, उसमें तो अकबर उनसे काफ़ी ऊंचे हैं। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में जो हक हिंदुओं को देना चाहिए वो दिया नहीं। फॉरवर्ड बाय योगी आदित्यनाथ और प्रीफेस बाय हेमंता बिस्वा शर्मा। ये बात कहना कितना गलत होगा या कितना सही होगा कि आपकी ये किताब बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो है उसको सेट करती है या नहीं करती है? मैंने तो बीजेपी के कुछ डिसीजन का ओपनली विरोध किया हुआ है। मैं मानता हूँ बिन शर्ती राष्ट्रवाद, अनअलॉयड नेशनलिज्म, ट्रू नेशन फर्स्ट में जो भी काम गलत करेगा वो बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी, वो गलत ही है। 11 सालों में जो नेशनलिस्ट वर्ड है, राष्ट्रवादी वर्ड है, इसको बहुत नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है, हिंदू कट्टरवाद से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये तो नैरेटिव बहुत पहले से कांग्रेस ने सेट ही किया हुआ है। दिल्ली में कट्टरवादियों के नाम पे तुगलक, लोधी, ये रोड के नाम चेंज होने चाहिए थे और उनको राष्ट्रवादी मुसलमानों के नाम पे उन रोड को कर देना चाहिए। अब आज़ाद भारत का हीरो कौन होना चाहिए? आज़ाद भारत का वही आदमी हीरो बन सकता है जिन्होंने एक डिविजिव थॉट न दिया। ये तो देश के दुश्मन थे भाई। जिसको बोलते हैं इट वॉज द मोस्ट ऑपरेसिव पीरियड फॉर हिंदूज, दैट दिल्ली सल्तनत, समझे ना? मतलब शहाबुद्दीन गोरी का तराई के लड़ाई में जीतना, मुस्लिम राज प्रस्थापित करना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया और लोधी तक जो 300-325 को जो ये साल है, ये सब में भारत के लिए सब में क्या बोलते हैं पेनफुल ईयर्स। जो कट्टरवादी देवबंदी है, कट्टरवादी, उनका पोषण काय पे है? उनका पोषण है विभाजित भारत पे, कि भारत के टुकड़े हों। जो कम्युनिस्ट है और जो इस्लामिस्ट है, दोनों का एक ही वो है कि भारत एक न हो। वहाँ भी मतलब वो व्यक्ति जो दरगाह पूजा का विरोध करता है कि दरगाह में जो संत है, कोई मुसलमान कोई की पूजा नहीं कर सकता। जितने भी टेररिस्ट आते हैं पूरी दुनिया में, वो सभी टेररिस्ट आते हैं वहाबियों में से। इरविन जब वापस इंग्लैंड गए, वो बन गए लॉर्ड हेलीफैक्स। उन्होंने कहा कि अगर गांधी ये बोलते कि मैं गांधी इरविन पैक्ट साइन नहीं करूंगा, तो हम कंपेल हो जाते भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। 1923 में एक बंगाल पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में, बंगाल में। दैट इज द मोस्ट वन साइडेड पैक्ट अगेंस्ट हिंदूज एवर साइंड। ये पूरा एंटी हिंदू पैक्ट था जो देशबंधु चित्तरंजन दास ने थोप मारा। अबुल कलाम आज़ाद अपनी आत्मकथा में ये लिखते हैं कि उस पैक्ट को तोड़ना, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन दिस कंट्री। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ मंथन में जो मेहमान हैं वो पहले भी कुछ एपिसोड्स में, कुछ पॉडकास्ट में और कुछ पैनल डिस्कशंस में आए हैं, लेकिन आज उनको बुलाने की एक खास वजह है। उनकी एक किताब है माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। ये किताब उनकी आ रही है और इस किताब को लेकर के उनके साथ चर्चा हम करेंगे। ये किताब इस वक्त अवेलेबल है, आप लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हमारे साथ हैं उदय माहुरकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूब धन्यवाद आपका। उदय जी, आपकी ये चौथी किताब है। 3 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से 2 किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गवर्नेंस पे, उनकी गवर्नेंस पर हैं, और एक वीर सावरकर पर तीसरी किताब। और ये आपकी जो 4th बुक है, चौथी किताब है माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मगर क्या प्रॉम्प्ट था? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट दिस बुक? इसके पीछे थॉट क्या था इस किताब को लिखने के? देखिए, ये मेरे द्वारा जो गए 10 साल में लेख लिखे गए हैं विविध कंट्रोवर्शियल और बड़े इश्यूज पे, उसका कलेक्शन है ये जी। आर्टिकल्स हैं ये? आर्टिकल का कलेक्शन जी। लेकिन देखिए, वीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम में मैं मानता हूं। वीर सावरकर राष्ट्र प्रथम क्या था? 1937 में जब वीर सावरकर जी के ऊपर से भी बंदिशें उठा ली गई, उनको अनुमति दी गई कि वो पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस
अच्युतराव पटवर्धन और SM जोशी, ऐसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। उनका जो एक आइडियोलॉजिकल एक बैटल चल रही थी गांधी जी के साथ में, समझा, उसको लेके शायद उनको लगता होगा कि अगर सावरकर आएंगे तो हमारा जो फैक्शन है वो मजबूत होगा, खास करके संपूर्ण अहिंसा को लेके। सुभाष चंद्र बोस जो थे संपूर्ण अहिंसा के विरोधी थे, बराबर। संपूर्ण अहिंसा जो गांधी जी का डेफिनेशन था वो कि जो कोई आपको मारे तो आप मार खाते जाओ, समझा। पर सावरकर ने क्या जवाब दिया? सावरकर ने न्योता ठुकरा दिया और ये कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस में जाता हूं तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने हिंदू महासमाज जैसी छोटी पार्टी के अध्यक्ष बनना चुना उन्होंने 1937 में, दिसंबर में अध्यक्ष बने। उनके जो पहले बायोग्राफर हैं धनंजय कीर, वो लिखते हैं कि सावरकर का ना कहना कांग्रेस को, कांग्रेस में न जाना न्योता होने के बावजूद, ये एक बहुत बड़ा सावरकर का बलिदान था देश के लिए। क्योंकि उस जमाने में कांग्रेस का जो कद इतना बड़ा था कि कांग्रेस से ज्वाइन करना एक हीरो की इमेज मिलती थी आदमी, प्रेस्टीज की बात होती थी, ठीक है जी। और ऐसा कोई पद नहीं था जो सावरकर, उनका जो एक व्यक्तित्व था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसके आधार पे कांग्रेस में जाने के बाद न पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि अकबर ने जब न्योता दिया राणा प्रताप को, उस टाइम राणा प्रताप के भाई सहित सभी राजपूत अकबर को जाके मिल चुके थे, ठीक है। और अकबर ने न्योता क्या दिया था? अकबर ने कहा था कि अगर आप आते हो, मुगल सल्तनत के अधीन आते हो, तो मैं आपको आगरा में सर्वोच्च शिखर पे बिठाऊंगा। फिर भी उन्होंने ना बोल दिया राणा प्रताप ने, और ये उन्होंने एक सिंगल हैंडेड बैटल लड़ने का निर्णय लिया, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, ठीक है। तो मैं इससे लेकिन उदय जी, आपने 2 बातें बोली हैं, इसमें मैं ये समझूं कि आपने कांग्रेस को अकबर से कंपेयर किया है। नहीं, अकबर का मेरे विचार आएंगे अपन आगे उस पर, है ना, ऐसा नहीं, एकदम नहीं कहूंगा मैं। देखिए, अकबर का भी एक स्थान है देश में। जी, चलिए। कांग्रेस तो बदतर है उससे भी। अच्छा, कांग्रेस अकबर से बदतर है। अभी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो रोल रहा है इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने में देश के अंदर, उसमें तो अकबर उनसे काफ़ी ऊंचे हैं। अकबर ने तो शेख अहमद सरिंदी, समय बड़ा कट्टरवादी मौलवी उस टाइम का, उसको जेल में डाल दिया था अकबर ने। जब उसने कहा, जब अकबर एक नई पॉलिसी लेकर आए, सुलह कूल, पीस बिटवीन रिलीजन्स, समझे ना, तो उसने विरोध किया। उसने कहा कि इस्लाम टिक ही नहीं सकता अगर आप मूर्ति पूजकों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो अकबर ने उसको जेल में डाल दिया, समझे ना। तो अकबर आज की कांग्रेस से ऊंचे लेवल पे था। अच्छा उदय जी, जो आपकी किताब है इसमें फॉरवर्ड बाय योगी आदित्यनाथ और प्रीफेस बाय हेमंता बिस्वा शर्मा, और जो पूरा ये जो किताब है उसको निपटा दूं मैं। जी जी, मेरा लंबा उत्तर था मेरा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नैरेटिव वॉर से ऊपर उठ के हमें देश की समस्या, देश के इश्यूज को ट्रू नेशन फर्स्ट, सावरकर के नेशन फर्स्ट से हमको उस प्रिज्म में से देखना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है सब, ये उसी भावना से लिखे गए हैं। और मेरे एक दोस्त है दिमन पुरोहित करके, पत्रकार हैं, हमारे आइडियोलॉजी से बिल्कुल उनके विचार मिलते, ऐसा नहीं है, मतभेद है हमारे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उदय भाई, ये बहुत आपने बड़ा काम किया है, इसको आप पुस्तक के रूप में आप प्रकाशित करिए। उनको मैंने एक्नॉलेज भी किया है इसके अंदर। हाँ जी। जैसे कि मैं आपसे सवाल कर रही थी उदय जी कि ये इसका फॉरवर्ड बाय योगी आदित्यनाथ और प्रीफेस बाय हेमंता बिस्वा शर्मा, ये बात कहना कितना गलत होगा या कितना सही होगा कि आपकी ये किताब बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो है उसको सेट करती है या नहीं करती है? नहीं, देखिए, मैंने तो बीजेपी के कुछ डिसीजन का ओपनली विरोध किया हुआ है,
मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ बिन शर्ती राष्ट्रवाद, अनएलॉयड नेशनलिज्म, ट्रू नेशन फर्स्ट में। जो भी काम गलत करेगा वो बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी, वो गलत ही है, समझे ना। प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक स्तर है। हमारे जो पब्लिशर थे उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि भाई आप इन दोनों का लाओ तो अच्छा रहेगा, समझे ना आप। और बिल्कुल पर्याप्त भी है। आज जो काम किया है योगी जी ने यूपी में, वो अच्छा ही किया है, समझे ना आप। तो कोई प्रोपेगेंडा मटेरियल नहीं है ये बिल्कुल पर्याप्त है एकदम। हिमंत बिस्वा शर्मा जी जिससे वहाँ पे कट्टरवादियों से लड़ रहे हैं आसाम में, बड़ी बात है। आसाम के अंदर जी आज परिस्थिति, आप 36% मुस्लिम्स हैं, उसमें ज़्यादातर देवबंदी बन चुके हैं, समझा आप। तो वहाँ पे वो एक जो राष्ट्रवाद का झंडा एक तरीके से हाथ में उठाए हुए हैं, तो वो एक बड़ी बात है। देवबंदी और ये जो इस्लामिक, आप उनके सभी एक्शन से एग्री ना हो, वो एज वेल एज आदरणीय योगी जी, लेकिन आप ये कहना पड़ेगा कि वो, देखिए मुस्लिम कट्टरवाद एक बड़ा प्रश्न है देश के सामने, उसके सामने तो लड़ना ही है हमें। इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट पे उदय जी अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रवाद की जो बात कह रहे हैं, और आपने भी बोला कि नेशन फर्स्ट, माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। तो जब नेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद, इन चीज़ों की बात होती है। लेकिन ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में, लगभग पिछले अगर मैं बात करूं तो 10-11 सालों में जो नेशनलिस्ट वर्ड है, राष्ट्रवादी वर्ड है, इसको बहुत नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है। अगर कोई भी कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रहित में काम कर रहा हूँ, तो उसका सीधा अफिलिएशन या तो संघ से हो जाता है, या बीजेपी से हो जाता है, या विश्व हिंदू परिषद से हो जाता है, या मतलब कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो नैरेटिव बहुत पहले से कांग्रेस ने सेट ही किया हुआ है भाई। हजारों मंदिर टूटे मध्यकाल के अंदर, फिर भारत के मुसलमानों ने एक अलग देश ले लिया मांग के, ठीक है। उसके बाद में हमको 3 मंदिर नहीं दिए इन्होंने, काशी, मथुरा और अयोध्या, पूर्ण रूप से। तो और अच्छा, गांधी जी की जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसका लाभ उठा के इन्होंने पूरा एक मुस्लिम मॉडल ही ठोक मारा देश के ऊपर। तो ये तो चलता ही आ रहा है ना, समझो आप। मगर पिछले 10 सालों से बहुत तेज हो गया कहना जी, ये तो चलता ही आ रहा है, समझो आप। ये लेफ्ट का नैरेटिव सेट किया हुआ है, इस्लामिस्ट का सेट किया हुआ है, इस्लामिस्ट ने भी इसको सेट किया हुआ नैरेटिव को, समझे ना आप। तो वो तो चलता ही आ रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। मगर अगर आप, लेकिन राष्ट्रवाद को एक नई पहचान मिली है गए 11 सालों में। मैं तो उल्टा इसको आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा। राष्ट्रवाद को एक नई पहचान मिली है, लेकिन क्या पहचान मिली है वो? नहीं, हम हमारी बात कह पा रहे हैं अब। पहले तो नैरेटिव से ही बाहर थे भाई। जो एजेंडा इन्होंने सेट किया, आप देखिए 7वीं की जो पुस्तक थी यूपीए के टाइम पे, सोशल रिकंस्ट्रक्शन की, उसके अंदर हिस्ट्री उसके अंदर आ जाती थी। तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम ही नहीं था, उसमें सिर्फ मुगल ही था उसके अंदर। और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम एक या 2 जगह था। तो ये तो देश का धोखाधड़ी है ना, समझो आप। हिंदू मेजोरिटी ये देश है, हिंदुओं का एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, और वहाँ पे उनके जो मेन हीरोज हैं उनको ही गायब कर देना, ये तो देश का धोखाधड़ी है बिल्कुल, आप समझे। तो उसके बाद में तो नैरेटिव सुधरा है ना, समझो आप। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि ये जो रोड है दिल्ली में कट्टरवादियों के नाम पे, तुगलक, लोधी, ये जो रोड है, समझे ना, ये रोड के नाम चेंज होने चाहिए थे, और उनको राष्ट्रवादी मुसलमानों के नाम पे उन रोड को कर देना चाहिए। राष्ट्रवादी मुसलमानों के नाम पे इन रोड्स को कर देना चाहिए। सरकार का एक, मैं कहूँगा, एक वीक साइड रही। लेकिन जैसे जो धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, जो बिल्डिंग्स हैं, जो खड़ी हुई हैं आज भी, तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा ही, जैसे तुगलकाबाद, तो उन्हीं लोगों के द्वारा ही कंस्ट्रक्टेड ये जो सारी जो ऐतिहासिक जो धरोहर जिसे कहा जा रहा है, जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जिसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उन्हीं के नाम पे, जिन्होंने उसको बनाया, उन्हीं के नाम पे रोड रखी गई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ना, बिल्कुल गलत बात है। भारत
अगर 100 साल हम मराठा काल के छोड़ दें, 80-90 साल 100 साल, तो भारत पूर्ण रूप से आज़ादी, स्वतंत्रता वो 1947 में देख रहा था। हम 12वीं सदी से इसको अगर गिने तो, समझे आप। अब आज़ाद भारत का हीरो कौन होना चाहिए? आज भारत का वही आदमी हीरो बन सकता है जिन्होंने एक डिविजिव थॉट न दिया हो। ये तो देश के दुश्मन थे भाई। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी, ये हिंदू राष्ट्र है, समझो आप, टेक्निकली हो या ना हो, ये हिंदू राष्ट्र है, समझो आप। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदुओं पे जबरदस्त अत्याचार किए, उनके नाम पे रोड नहीं हो सकते भाई। राष्ट्रवादी मुसलमानों की जब आप बात कर रहे हैं तो किन के नाम होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बहुत सारे हैं। मतलब अकबर का नाम रहना चाहिए, मैं मानता हूँ। इंक्लूसिव की बात करें अपन तो अकबर के ऊपर भी मैं थोड़ी स्पष्टता करूँ आपसे। इसमें एक चैप्टर है, पिटिंग अकबर अगेंस्ट राणा प्रताप इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि राणा प्रताप ने जो स्ट्रगल की वो गलत थी। वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दाखला है, इंस्पिरेशन है, समझे आप। लेकिन जो अकबर की दूसरी साइड है, ये अकबर ने, देखिए अकबर पहले कट्टरवादी था। कहा जाता है कि जिसको कट्टरवादी क्यों कहा जाता है कि भाई चित्तौड़ का जो उसने 1568 में चित्तौड़ को अटैक किया, वहाँ 30,000 हिंदुओं की हत्या की मुगल आर्मी ने, समझे आप। लेकिन उसका जो परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन, वो शुरू हुआ है 1570 में। एक हीर विजय जी नाम के जैन संत थे, उनसे बताते हैं पहली मीटिंग हुई अकबर की, और बाद में उसके बाद में अकबर वॉज ऑलवेज इंक्लूसिव। 3 चीज़ें आपको अकबर की, आपको देखिए, जो सल्तनत काल है वो भारत के लिए सब में, हिंदुओं के लिए सब में, जिसको बोलते हैं इट वॉज द मोस्ट ऑपरेसिव पीरियड फॉर हिंदूज, दैट दिल्ली सल्तनत, समझे ना। मतलब शहाबुद्दीन गोरी का तराई की लड़ाई में जीतना, मुस्लिम राज प्रस्थापित करना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, और लोधी तक जो 300-325 को जो ये साल है, ये सब में भारत के लिए सब में क्या बोलते हैं, पेनफुल ईयर्स हैं। उसके बाद में अकबर अगर आता है और ये कहता है कि भाई कल से मुसलमान हिंदू जो हैं वो जिजिया टैक्स नहीं भरेंगे, उनके मंदिर नहीं टूटेंगे, पर्यूषण के अंदर गौ हत्या पे रोक लगेगी, तो आपको उसको कुछ मार्क्स तो देने पड़ेंगे। मैं अगर उसको 100 में से 70 देता हूं तो आपको 60 देने पड़ेंगे, कम से कम 50 देने पड़ेंगे। आपका ये मानना अकबर और औरंगजेब को एक साथ नहीं देख सकते भाई, समझो आप। आपका ये मानना है कि अगर दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों कालों को, दिल्ली सल्तनत का और मुगल पीरियड को अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका ये मानना है मुगल पीरियड कंपैरेटिवली लीनियंट था हिंदुओं के लिए एज कंपेयर टू दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल। लेकिन फिर औरंगजेब, नहीं, औरंगजेब काल का खराब था औरंगजेब का। ऐसे कौन से लीनियंट? देखो, आपको समझना पड़ेगा कि सल्तनत काल में एक भी शासक ऐसा नहीं है मुसलमान दिल्ली का जो हिंदुओं पे अत्याचार नहीं कर रहा था। अत्याचार का मतलब मंदिर तोड़ना, हिंदू औरतों को उठा ले जाना, जिजिया टैक्स भरवाना, एक भी नहीं है। वो जो 300-325 साल का जो काल है, उसमें एक भी ऐसा शासक नहीं जिसको आप सहिष्णु कह सकते हो। लेकिन जब आप कह रहे हैं, जब उदय जी अकबर सहिष्णु बना, जहांगीर ने उसको कुछ हद तक फॉलो किया, और शाहजहां ने भी कुछ हद तक फॉलो किया। शाहजहां और जहांगीर अकबर के लेवल के लिबरल नहीं है। अकबर वॉज द मोस्ट लिबरल पर्सन, और फॉलो बाद में औरंगजेब आया। औरंगजेब ने उसको रिवर्स करने का प्रयत्न किया, वो पूरा मिसफायर हो गया। उसके वजह से हिंदुओं के अंदर एक तरीके से एक रिबेलियन पूरा हुआ, समझे ना आप। मराठा मेन थे उसमें, समझे ना आप। और बस फिर तो मराठा काल के बाद में तो दिल्ली सल्तनत कोई महत्व था ही नहीं, वो तो मराठा के हाथ के नीचे काम कर रहे थे सब। जी, लेकिन जब आप राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात करते हैं तो आपने एक अकबर का नाम लिया, बाकी आपने किताबों में 2-3 नाम और मेंशन किए हैं, क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ी थी। आपके अकॉर्डिंग मैं फिर से वही सवाल कर रही हूँ कि अकबर के अलावा कौन से ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जिनके नामों पर ये जो दिल्ली की रोडें हैं उनके नाम रोड्स का चेंज हुए हैं ना। मध्यकाल में कम है, मध्यकाल में कम है। आपने एक दारा शिकोह का नाम लिखा था, बहादुर शाह जफर के नाम पे ठीक है, हाँ। दारा शिकोह के नाम पे ठीक है। आपने एक शाह आलम 2, हाँ, वो भी कह सकते हैं उनको। जी,
मतलब आप यू आर फाइन विद द आइडिया ऑफ रीनेमिंग दीज रोड्स इन द नेम ऑफ nationalist Muslims who have served the country for the better good. When I say nationalist Muslims, I am pointing towards the modern age. ब्रिगेडियर महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, क्या उनका रोल था? वो कर्नल थे जब भारत का विभाजन हुआ। उनको जिन्ना ने न्योता दिया कि आप आइए, हाँ मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दूंगा आगे जाके, क्योंकि उनकी जो मुस्लिम की स्ट्रेटेजी बड़ी स्पष्ट थी एकदम कि कौन कौन हिंदू मुसलमान है इंडियन आर्मी में जिनको हम ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ना बोल दिया। फिर जो 1948 में पाकिस्तान का जो अटैक हुआ ट्राइबल्स द्वारा कश्मीर में, उसमें वो नौशेरा के इंचार्ज थे, ब्रिगेडियर बन गए थे, और वो पहले अटैक में वो नौशेरा उन्होंने ही लॉस्ट टू द पाकिस्तानीज। देन ही टुक ए वाव कि जब तक मैं नौशेरा नहीं जीतूंगा तब मैं जमीन पे सोऊंगा, गद्दे पे नहीं सोऊंगा। और 3 महीने के बाद उन्होंने वापस जीता, लेकिन उनको वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके नाम पे होना चाहिए, हवालदार हमीद के नाम पे होना चाहिए, है ना। ये परसों ही जो एक सोल्जर वीरगति को प्राप्त हो गया कश्मीर में, अमजद अली खां, आप देखिए कितना उसका बड़ा इमोशनल पूरा मोमेंट था कि वो कॉफिन में उसकी बॉडी लिया है, उसकी बेटी जो है उसको मालूम नहीं कि मेरा पिताजी ख़त्म हो गए, वो पिताजी के पास जाने का प्रयत्न करिए कॉफिन के अंदर। तो देखिए ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम जो इतना इजी नहीं है समझना, समझो आप। एक कट्टरवाद का मूवमेंट चल रहा है जबरदस्त वहाबियों के द्वारा। उदय जी, इंडिपेंडेंस से पहले जब भारत को आज़ादी मिली थी, उससे पहले तक ये जो गंगा जमुना ये जो संस्कृति है इसके बारे में बात होती रहती थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात होती रहती थी, उसके कई सारे एग्जाम्पल में। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये जो इरोजन हुआ है और परिस्थितियाँ यहाँ तक आ गई हैं कि इतना हेट्रेड जो फैल चुका है, क्या रीज़न है, कहाँ से इरोजन शुरू हुआ है आपके अकॉर्डिंग? 2 इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक है पाकिस्तान मूवमेंट जिन्ना का, जो पनपा 1935 के आसपास पूर्ण रूप से, ठीक है। और दूसरा है देवबंद वहाबी है। इन्होंने कांग्रेस का साथ क्यों लिया? इसलिए लिया कि उस टाइम पे आर्य समाज जो थी वो बड़ी संख्या में मुसलमानों को रिकन्वर्ट करा रही थी हिंदू धर्म में। दयानंद सरस्वती, हाँ, उनका मूवमेंट था। और देवबंद को ये डर लगा कि अभी जो मुसलमान है ज़्यादातर वो हिंदू जैसे मुसलमान हैं, वो तो रास्ता देख के बैठे हुए थे, हमको हिंदू वापस ले लेंगे, पर हिंदू ने द्वार नहीं खोला, इसलिए बेचारे बने हुए। अब अगर ये द्वार खोल दिया है आर्य समाज ने, तो ये तो पूरा क्राउड वहाँ चले जाएगा पूरा, समझा। तो उन्होंने देखा कि आर्य समाज कैसे हम रोके, उन्होंने गांधी जी का साथ लिया, समझा। गांधी जी का साथ लेके उन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद थे उस टाइम पे आर्य समाज के नेता, उनको बाध्य किया कि आप रिकन्वर्जन मूवमेंट बंद करिए, शुद्धि बोलते हैं जिसको, या परावर्तन, रिकन्वर्जन मूवमेंट आप बंद करिए। उन्होंने बंद किया श्रद्धानंद ने, है ना। लेकिन श्रद्धानंद देखे कि मोपला जो रिबिलियन था केरला का खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, उस पर जो एट्रोसिटीज़ हुई खिलाफत के नाम पे हिंदुओं पे और क्रिश्चियनों पे, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को गांधी जी से अलग कर दिया और अपना रिकन्वर्जन मूवमेंट जो बंद किया था उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। और फिर उनको रोकने के लिए मुसलमानों ने एक कॉन्स्पिरेसी की और उनको मरवा दिया। रशीद नाम का जो आदमी था जिसने उनको मार दिया स्वामी श्रद्धानंद को, वो कट्टरवादी मुसलमानों ने उसको खड़ा किया था, समझा। तो यही देवबंद जो है वो तो कट्टरवाद का ही वो था समर्थक, जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, कांग्रेस के अंदर एंटर हुए, उसके पहले ये स्ट्रेटेजी थी। तो ये जो माहौल खराब इसके लिए हुआ है कि वो कट्टरवाद ये देवबंद के थ्रू फैल ही रहा था देश के अंदर। आपने उदय जी, उसके बाद में देखिए इसका एक और कारण है इसका, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में जो हक हिंदुओं को देना चाहिए वो दिया नहीं। पाकिस्तान देने के बाद भी
देखिए, आपको मालूम है एक क्या जो धोखा हिंदुओं के साथ हुआ है? जो कांग्रेस की जो नीतियां रहीं 60 साल तक प्रो मुस्लिम, वो क्या थी मालूम है आपको? जो जिन्ना ने 1940 का जो पाकिस्तान की मांग जो की थी, जिस प्रस्ताव के द्वारा, उस प्रस्ताव के दो भाग थे। पहला भाग था कि हमें पाकिस्तान चाहिए भारत के मुसलमानों को, दूसरा भाग था कि भारत में जो मुसलमान रह जाएंगे उनको भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी। उसमें उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मांगा था। वही जो सेकंड पार्ट है जिन्ना के प्रस्ताव का, वो कांग्रेस इंप्लीमेंट कर रही थी। कितना बड़ा धोखा है आप सोचो। तो इसमें क्या हो गया कि बाद में ये सब बातें हिंदू समाज के सामने आने लगी, तो हिंदू समाज में भी एक रिएक्शन हुआ। तो ये हिंदू आस्थाओं को जो दबा के रखा कांग्रेस ने, उसके विरुद्ध का रिएक्शन, हिंदुओं का रिएक्शन है। और उधर देवबंद के द्वारा कट्टरवाद बढ़ चुका है। इसके लिए आपको ये वातावरण खराब लगता है। उसमें लेफ्टिस्ट जुड़ गए। भाई, जो लेफ्टिस्ट है और जो कट्टरवादी देवबंदी, कट्टरवादी, उनका पोषण काय पे है? उनका पोषण है विभाजित भारत पे, कि भारत के टुकड़े हों। जो कम्युनिस्ट है और जो इस्लामिस्ट है, पैन इस्लामिस्ट, दोनों का एक ही वो है कि भारत एक ना हो। आप जो कट्टर आप और उसके सामने हिंदुओं का रिएक्शन आता है, थोड़ा ओवर रिएक्शन भी आता है। नहीं, आपने जो है बोला कि कट्टर मुसलमानों का तो समझ में आता है क्यों भारत, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उसमें उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर भारत के टुकड़े का जो वो सपना देखते हैं? नहीं, कम्युनिस्ट तो आइडियोलॉजी ऐसी है ना, बिल्कुल। वो तो ये भारत के टुकड़े जब कम्युनिज्म फैलेगा, ऐसा मानने वाली आइडियोलॉजी है। अच्छा, आपने एक चैप्टर स्पेशली एक लिखा है जिसमें आपने इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को बहुत एलैबोरेट करके लिखा है, और कई फैक्ट्स के बारे में आपने इसमें लिखा हुआ है कि 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें आपने देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के लिए भी आपने बात किया है, वहीबी भी बात किया, सूफिज़म के बारे में भी बात किया है, लिबरल वहीबी भी बात किया है आपने। इसको आप कैसे समझाएंगे? मैं संक्षेप में समझाऊंगा। जी, देखिए, और एक और चीज़ उदय जी, आप आगे बढ़ें तो उससे पहले कि जो प्रेजेंट भारत है उसमें कौन सा स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट, वही जो गंगा जमुना जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम एकता है, जो यूनिटी के हम हमेशा से बात करते थे, आज़ादी से पहले सभी लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस आज़ादी में, ऐसा नहीं है कि किसी का रोल कम रहा है। तो ऐसे में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आज के भारत में का रोल तो कम ही था ना आज़ादी की लड़ाई में? कम था, मगर सर था तो थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। जी, आप इस पे इलैबोरेट करिए ना। आपने क्या समझना है आपको? कि पहले बात ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, और दूसरा पार्ट ये कि कौन सी स्कूल ऑफ थॉट का रेलेवेंस इस वक्त भारत को एक करने में सबसे ज्यादा है? कि मोटे मोटे के तौर पे अब सुन्नी की बात करेंगे, शिया तो 15% है, 85% की अपन बात करेंगे। ये 2 भाग में बटे हुए हैं, वहाबी और सूफी, है ना। वहाबी मतलब वो व्यक्ति जो दरगाह पूजा का विरोध करता है, कि दरगाह में जो संत है, कोई मुसलमान कोई की पूजा नहीं कर सकता, उसका अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग होना चाहिए। ही कैन ऑफर प्रेयर्स टू अल्लाह ओनली। और सूफी क्या मानता है कि जो सन दफन है दरगाह में, उसकी रूह सोल, वही हमें अल्लाह तक ले जा सकता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। वहाँ भी कहते हैं कि ये जो सोच है सूफी वाली, ये हिंदुओं से ली गई है, ये गुरु पूजा पे आधारित है। समझा? अच्छा, ना वहाँ भी देश में कौन है? देवबंद, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1869 में, देवबंद में। देवबंद की मिशनरी विंग तबलीग जमात, जो 1925-26 के अंदर जो बनी, ठीक है, आर्य समाज के रिएक्शन में। और थर्ड है अहले हदीस। एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। अहले हदीस और जो देवबंद है, उनके विचारों में थोड़े से डिफरेंस है, बाकी एक ही है। मतलब वो जो मुद्दा है कि कोई संत की पूजा नहीं कर सकते, उसमें सब एक है। तो तीनों हो गए वहाबी। दूसरा है सूफी, है ना। जितने भी टेररिस्ट आते हैं पूरी दुनिया में, वो सभी टेररिस्ट आते हैं वहाबियों में से, सूफी में से एक भी नहीं आता।
समझ रहे हो आप? दुनिया में 100 टेररिस्ट हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इसका एग्जाम्पल है आपके पास उदय जी? वो तो नोन बात है ना, जी नोन बात है ना। तो अच्छा, अब ये मान लेना कि सभी देवबंदी टेररिस्ट हो गए, ये भी गलत है। उसके अंदर भी एक रिलेटिवली मॉडरेट सेक्शन है जो ये मानता है कि इस्लाम फेल है, लेकिन टेररिज्म के द्वारा नहीं। ये अल फलाह वाला जो है सेक्शन, जी, अल फलाह वाला जो हुआ, जी। ये सेक्शन छोटा है, समझा? बरेलवी जो है उनमें भी ऐसा मान लेना कि कट्टरवाद है ही नहीं, ये भी ठीक नहीं है। जो कन्हैया का जो उदयपुर वाला इंसिडेंट है, वो तो बरेलवी थे। जी। अच्छा, उत्तराखंड में जो ये बन रहे हैं, सब दरगाह बन रही है ऊपर तक, ये सब बरेलवी है, लेकिन बरेलवी से एक भी टेररिस्ट नहीं आता। अच्छा, बरेलवी एक सिंगल एंटिटी भी नहीं है, वो कई दरगाहों में बटा हुआ है। कई ऐसा दरगाह वाले हैं जो बिल्कुल एकदम सहिष्णु हैं, मॉडरेट हैं, एकदम मॉडरेट प्रीचिंग्स हैं उनके। तो बरेलवी इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, देवबंदी इज ए सिंगल एंटिटी, समझे आप? तो बरेलवी का क्या फोकस है कि स्प्रेड करते जाना है भारत में? उनका मतलब दोनों का फिर किस बात पे एक है? देखो ऐसा सिंगल एंटिटी नहीं है, समझो। जी जी, अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच है। पर बरेलवी के अंदर, जैसे कि अभी सिंध के अंदर जो हिंदू टारगेट हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो सब बरेलवी है। उसकी भी मैं ट्वीट करता हूँ, भाई आप लोग कहते हो अपने को मॉडरेट, तो ये मिठू मियाँ जो है सिंध के अंदर, जो सिंध के हिंदुओं के लिए एक तरीके से राक्षस के रूप में उभर के आया है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? लेकिन कुल मिला के आपको बरेलवी को मार्क्स देने पड़ेंगे, है ना? दूसरा, इनके झगड़े भी बहुत हैं पूरे भारत के अंदर। बरेलवी वर्सेस सूफी के, बरेलवी वर्सेस देवबंदी के कम से कम 500 FIR होंगी। अच्छा। पूरे देश में बहुत झगड़े हैं इनके। मतलब जो सूफी मस्जिदें होती हैं उसके बाहर लिखा होता है कि देवबंदी वहाबी ढोंगी इस मस्जिद में कदम न रखे, ऐसा लिखा होता है। इतने झगड़े इनके। उसमें क्या कहते हैं, जो देवबंदी है ये बरेली वालों को कन्वर्ट करते हैं अपने। अच्छा है, वो कन्वर्जन वन साइडेड है, कोई भी देवबंदी वाला कभी बरेली नहीं बनता, कन्वर्जन वन साइडेड है, समझा? मगर जो आप कह रहे हैं कि जो मैंने जो दूसरा पार्ट पूछा था कि देश को इस वक्त एक करने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट बहुत रेलिवेंट है, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट? बरेलवी आएगा ना वो तो। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना उदय जी कि आप मुसलमानों के बिना ही, क्योंकि अब वो देश का पार्ट हमेशा से रहे थे। जो तो लोग मुसलमान को दिन रात गालियां दे रहे हैं, दिन रात कंडेम कर रहे हैं, वो देश की सेवा नहीं कर रहे। आप मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे हो। ठीक। 2 मुस्लिम कंट्रीज अगल बगल में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा हो चुका है, हमको समझ के चलना पड़ेगा। और उनके अंदर के झगड़े हैं उन लोगों के, भाई जो मॉडरेट है उसको आप सपोर्ट करो। तो भारत में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट? आप बरेलवी? नहीं, बरेलवी है, सूफी बरेलवी एक ही है। जो हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो वो तो बरेलवी से आते हैं, पर उसके अंदर भी कुछ हैं कट्टरवादी सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दरगाह बना रहे हैं वहाँ ऊपर उत्तराखंड में। लेकिन बरेली में एक्सेप्टेबल लोग आपको मिलेंगे, देवबंदी में भी है, ऐसा नहीं है, कम है। क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। देखो आपको एक दाखला मैं देता हूँ। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है इशू, समझना इस दाखले से आपको मालूम पड़ेगा। सूरत या दक्षिण गुजरात में मुसलमान जो हैं करीब करीब देवबंदी बन चुके हैं 80%। एक गौरक्षक है धर्मेश गामी सूरत में, उन्होंने प्रण लिया 10 साल पहले कि मैं ये जो खटीक हैं इनको समझाऊंगा कि गौ हत्या न करें, समझा? उस व्यक्ति ने अभियान उठाया 10 साल पहले। सूरत के 60% जो खटीक हैं बुचर्स, उन्होंने प्लेज ली हुई है कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, गौ मांस नहीं बेचेंगे। और तो जो 40% जो नहीं है अभी इसमें,
वो लोग कोई गौहत्या करते तो यहाँ से रिपोर्टिंग ये लोग करते हैं धर्मेश गामी को, समझा आप? तो वहाँ पे तो वो खटीकी सब देवबंदी है, वो तैयार हो के नहीं, हम गाय नहीं मारेंगे। अच्छा, 60% मान गए कि हाँ, कितना बड़ा दाखला है ये। हम देवबंदी को कट्टरवादी में गिन रहे हैं, उनका ये फैक्शन है जो मान गया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू, इतना इजी नहीं है, समझो आप। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस के सपोर्ट से, है ना, हिंदुओं की एक तरीके से इग्नोरेंस की वजह से देवबंद मूवमेंट जो है, वहां भी मूवमेंट देश में फैल गया। और जो मिली जुली संस्कृति का एक जो बात थी, उसको एक करारा झटका लगा इसके वजह से। क्योंकि अगर आप ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति की बात करें, आपने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ इंसिडेंट्स भी इसमें कोट किए गए हैं कि अवध के जो नवाब थे असफुद्दौला, उन्होंने भी ऐसा कुछ हुआ था कि अपनी ही कम्युनिटी पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था, कुछ एंटी हिंदू। वो ऐसा हुआ था अवध में कि एक हिंदू मनी लैंडर था ब्राह्मण, उसको मुसलमानों ने मार दिया और फिर वो एक दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम का। असफुद्दौला को ये लगा कि भाई गलती मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को उन्हें पनिश किया उन्होंने। हाँ, तो मतलब कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट था वो रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान, वही मैं इंडिपेंडेंस से पहले वाली जो बात कर रही थी। जी जी जी, अकबर के पहले नहीं था जी हिंदुओं के लिए। जी, अकबर तो जस्टिस का कंसेप्ट लाया ही था ना, उसको जहांगीर ने भी थोड़ा बहुत फॉलो किया। आपने अपने चैप्टर्स में एक और चीज़ लिखी है, आपने कंपैरिजन किया है अंबेडकर, आरएसएस और वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को अपनी किताब में। थोड़ा सा हम अंबेडकर पर आ रहे हैं अब, तो आपने भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं कि 1956 में जब बी आर अम्बेडकर, उससे पहले तक आरएसएस और अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर में थोड़ा सा दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, लेकिन 1956 में जब अंबेडकर बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी हद तक आरएसएस और अंबेडकर सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदू कोड बिल जो था उसमें आरएसएस और अंबेडकर सामने सामने थे, बट देयर आर मेनी इश्यूज ऑन विच अंबेडकर बीइंग ए नेशनलिस्ट, हिज थॉट्स मैच दैट ऑफ आरएसएस। जैसे कि आर्टिकल 370 में बलराज मधोक जो हैं बीजेपी के जनसंघ के प्रेसिडेंट, है ना, बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला अंबेडकर को मिलने गए, ही वॉज लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अंबेडकर ने क्या कहा कि भाई हमको 370 चाहिए, अलग स्टेटस चाहिए। अंबेडकर ने कि देखो, हम तुमको खाना सब्सिडाइज दें, हम तुम्हारी रोड बनाएं, हम तुम्हारा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करें, है ना, और फिर आपको स्पेशल प्रिविलेज चाहिए कि हम वहां नहीं आ सकते। ये देश के साथ धोखाधड़ी है, मैं इसका भाग नहीं बनूंगा। आई विल नॉट कमिट दिस ट्रेचरी विद द नेशन, ऐसा अंबेडकर ने कहा। ग्राम पंचायत पे भी उनका एक पंचायत के अंदर आरएसएस, श्री गुरु गोलवलकर, ये दोनों ऐसा मानते थे कि पंचायत लेवल पर इलेक्शन होगा तो समाज में दरारें बढ़ेंगी और फैलेंगी। और जब बुद्धिज्म उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में तो उनका, और हालांकि अम्बेडकर तुरंत ही खत्म हो गया, उसके बाद में देहांत हो गया उनका, लेकिन वो एकदम क्लोज आ गए थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी, स्वदेशी के समय बड़े आइडियोलॉग आरएसएस के, वो जो भंडारा का इलेक्शन अंबेडकर लड़े 56 वाला, उसके ही वॉज वन ऑफ हिज मेन कैंपेनर्स। आप समझे? तो ये देखिए, दूसरा मुसलमानों पे व्यूज हैं, मुसलमानों पे जो व्यूज हैं अंबेडकर के पाकिस्तान को लेकर के, इन पर्टिकुलर मुसलमान वो तो आरएसएस और सावरकर से भी ज्यादा कठोर हैं भाई, मतलब मुझे कठोर लगते हैं, समझो आप। बहुत आपने एक जो लिखा है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है उदय जी, आपने लिखा है अम्बेडकर्स व्यूज ऑन मुस्लिम्स एंड थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं उनमें ये बहुत क्लियरली, जो आपने किताबों का नाम भी मेंशन किया गया है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो अम्बेडकर की किताब है, इसमें कहा है कि as invasions were accompanied with destruction of temples and forced conversions, the spoliation of property with slaughter, enslavement, and ये उनकी किताब का आपने कोट किया हुआ है, an abasement of men, women and children,
What wonder if the memory of these invasions has ever remained green as a source of pride to Muslims and as a source of shame to Hindus. ये उन्हीं की किताब से आपने ये लिखा हुआ है कोट, ये जो किताब का है आपने उन्हीं की किताब में से ये लिखा हुआ है। और दूसरी जो आपने किताब का कोट किया है कि इन थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा है इस्लाम प्रोहिबिट्स द मुस्लिम्स फ्रॉम लिविंग इन अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड। ये भी आपने उनकी किताब से थॉट्स ऑन थोड़ा सा मुझे कठोर लगता है जी, क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें है। जी जी जी, ये दो पॉइंटर्स थे। चैलेंज इट टोटली जी, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा कठोर लगता है ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो, मेरी बड़ी पैनी नज़र होती है मुस्लिम कम्युनिटी पे, और जैसे ही मेरे को वो मिलते हैं एविडेंस, मैं अपना व्यू सुधार भी लेता हूँ। क्योंकि आपने बोला ये बहुत डायनामिक कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चश्मे से देख करके, जैसे आपने एक सूरत का एग्जांपल दिया। देखो अभी एक फैमिली, देवबंदी फैमिली है, मेरा वो सज्जन मेरे दोस्त थे, वो इतना फॉलो नहीं कर, पर उनकी वाइफ बिल्कुल देवबंदी फैमिली में से है, उनकी माँ देवबंदी थी, ठीक है। 4 साल पहले मैं उनके ग्रैंड सन के बर्थडे सेलिब्रेशन में गया। सभी जो वहाँ पे लेडीज़ आई थी कुछ मॉडर्न कपड़े पहन के आई थी, अच्छे कपड़े थे, डिग्निफाइड थे, पर देवर मॉडर्न, जीन्स है, टी शर्ट है ना, इस टाइप की पहन के आई थी। और मेरा जो स्टडी है मुसलमानों को बिल्कुल चलता ही रहता है 24 घंटे। मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने उनको पूछा, मेरे दोस्त को, मैंने कहा ये लेडी कौन है जो अच्छी स्टाइलिशली ड्रेस थी? बोले ये मेरे भाई की साली है। आप समझ रहे हो, तो इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मैं जब तक ये समझ रहा था कि जितने भी ये इस टाइप के पहन के आए सब हिंदू है, ये औरतें। अच्छा, तो मेजोरिटी तो मुसलमान थी भाई। तो ये मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो लॉजिक है कि कट्टरता और देवबंदी, ये भी एक क्वेश्चनेबल है, जरूरी नहीं है कि नहीं, कट्टरता तो देवबंद में निकलता है, पर कुछ देवबंदी हैं जो शायद कट्टरवाद की परिभाषा में ना आए, ऐसा कह सकते हैं। बहुत क्विकली अगर मैं आपसे 2-3 सेंटेंसेस में समझूं, थोड़ा सा इजी करने के लिए व्यूअर्स के लिए, क्या होता है देवबंदी थॉट, स्कूल ऑफ थॉट? क्योंकि हम 2-3 बार हमने इस पे डिस्कशन किया, लेकिन क्या होता है 2-3 सेंटेंसेस में? कुरान में करीबन 100 आयत ऐसी हैं जो पार्शियली और फुल्ली एंटी अदर रिलीजन है। उसमें सब में कट्टरवादी होंगी, वो 50 होंगी। जो उसको फॉलो करते हैं और शेष कुरान को फॉलो नहीं करते या कम करते हैं, वो कट्टरवादी है। आप समझे? ठीक। अभी प्रिंस सलमान, देखिए आपको हाँ, अगल बगल में देखना पड़ेगा जी, क्या डेवलपमेंट जी। है। प्रिंस सलमान ने सऊदी अरेबिया के, उन्होंने 99% हदीस को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें से ये सब निकलता है कट्टरवाद। ही हैज रिजेक्टेड 99% ऑफ हदीस। और डायरेक्ट डिसेंट माना जाता है उनको प्रॉफिट मोहम्मद का। डायरेक्ट डिसेंट तो जॉर्डन वालों को माना जाता है, जॉर्डन को माना जाता है। जी, जो अभी जब प्रधानमंत्री जॉर्डन गए थे तो उनको खुद उन्होंने ड्राइव करके ले करके आए थे वो। एक और उदय जी, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आपने लिखा है जिसका आपने टॉपिक है, चैप्टर के अंदर ये एक सेक्शन है जिसमें आपने लिखा है 10 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स ऑफ गांधी दैट लेफ्ट अ नेगेटिव इम्प्रिंट। आपने 10 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स की बात करी है इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट, पहली बात है कि आप महात्मा गांधी को आप इंडियन हिस्ट्री में कहाँ पर देखते हैं, मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल उदय जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी जब ये मैंने किताब पढ़ी आपकी, इसमें जब आप गांधी जी का जहाँ जहाँ जिक्र कर रहे हैं उसमें महात्मा गांधी आपने कहीं नहीं लिखा है। आपने गांधी जी लिखा है रिस्पेक्टफुली, लेकिन महात्मा गांधी आपने कहीं नहीं लिखा है। तो 3 सवाल है मेरे। 10 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स के बारे में आप बताइए, दूसरा ये कि क्या रेलेवेंस है हिस्ट्री में महात्मा गांधी की, और तीसरा जो कि मैंने आपसे दूसरा का मैं पहले दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कि महात्मा गांधी को आप कैसे देखते हैं, ये आपका प्रश्न है जी। देखिए, महात्मा गांधी ने देश के अच्छे काम भी किए, है ना। इंक्लूसिव रिफॉर्म, दलितों को एक इंक्लूसिव वे में समाज के अंदर इंटीग्रेट करना, हरिजन नाम देके, ये बड़ा काम था, समझा जी। उनका रूरल डेवलपमेंट का मॉडल है, आज भी रिलेवेंट है, ठीक है।
स्वच्छ भारत की बात करें अपन, स्वच्छ भारत मूल विचार तो गांधी जी का है। उन्होंने दलितों को कहा देखो तुमको साफ रहना पड़ेगा। आप गुजरात में जाएं तो दलित वास के अंदर कभी आप जाएं, वो अलग अलग उनकी कास्ट होती है अंदर, लेकिन आप जाएं तो आपको लगेगा कि ये एकदम साफ रहते हैं एकदम। उनको समझाया कि देखो आपको साफ रहना पड़ेगा। तो गांधी जी के से कई काम हैं जो अच्छे माने, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण ये गांधी जी की मेन देन है। और भारत का जो विभाजन हुआ है वो उनके दो सिद्धांतों की वजह से हुआ है। कोई ईमानदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। एक, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे वो कहते थे, वो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे। और दूसरा, संपूर्ण अहिंसा। गांधी जी ने कहा कि कोई आपको मारे तो आप मार खाते जाओ, आप प्रतिकार मत करो। ये जो परिभाषा है संपूर्ण अहिंसा की, वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं दी है। और गांधी जी का समय बड़े जो एक, मैं कहूँगा कुसेवा कहूँगा, उन्हें हिंदुओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। आप देखिए कि बंगाल का विभाजन हुआ, कर्ज ने बंगाल का विभाजन किया, है ना। और 6 साल का 1911 के अंदर जो प्रेशर बना पूरा, जो एक जो क्रांतिकारी, जो बंगाली क्रांतिकारी जो हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते थे, समझे ना, वो सब क्रम उसको लेके ही था, बंगाल के विभाजन को लेकर। और बाद में ब्रिटिशर को बंगाल को एक करना पड़ा। पाकिस्तान अब आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ, पार्टीशन के टाइम पे पार्टीशन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 1911 के अंदर, 1905 के अंदर गांधी नहीं थे। ये जो पूरी परिभाषा है, कोई मार खाए आप मार खाते जाओ, और हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए कोई भी कीमत पे, ये बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे। तो पार्टीशन की बात करें तो जो लोग सिर्फ नेहरू का नाम लेते हैं वो गलत है। गांधी जी का नाम पहले आना चाहिए, फिर नेहरू का आना चाहिए। ये आपको जवाब दिया मैंने गांधी जी का। और गांधी जी ने भारत में जो, देखो आपको मैं ऐसा चिमटा भरता हूं तो आपको ऐसा लगता नहीं कि, है ना, वो जो फीलिंग खत्म कर दिया उन्होंने। अंदर से जो एक आना चाहिए कि आदमी गलत काम कर रहा है, देश के विरुद्ध का काम कर रहा है, ये समाज के विरुद्ध का काम कर रहा है, इसको ठीक करना है, भले इसको मारना पड़े, वो भावना ही चली गई। जो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है हिंदुओं की, उन्होंने नष्ट कर दी। ये बात को स्वीकार नहीं होगा। जो आपने बोला है कि इम्पोर्टेंट, जो आपने चीज़ों पे हाईलाइट किया है कि 10 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स। देखिए ऐसा है कि ये चैप्टर ऐसा है, बड़ा अलग टाइप का चैप्टर है। आरएसएस जो है वो पहले से ही दीनदयाल उपाध्याय जी, जो उनके आइडियोलॉग हैं, उनको गांधी जी से कंपेयर करती हमेशा। मैं इसमें ये कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कि भाई आर्थिक नीतियां हैं, वहाँ गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय का एक समान विचार टाइप के होंगे, लेकिन कई ऐसे इश्यूज हैं जहाँ दीनदयाल उपाध्याय ऐसा गलती नहीं करते। 55 करोड़ के लिए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए उपवास करना। भाई कश्मीर ने जब अटैक किया जी भारत पे जी पाकिस्तान ने, तो नेहरू जी भी गांधी जी के उसमें विरुद्ध थे। इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो तय हुआ था विभाजन के टाइम पे कि पाकिस्तान एक नया देश बन रहा है, इसको भारत 55 करोड़ रुपए देगा, समझे ना, पहले दिन। तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पे, नेहरू जी और सरदार पटेल ने बोल दिया कि नहीं भाई हम पैसे नहीं देंगे। गांधी जी ने उपवास किया, समझा ना। फिर गांधी जी ने जो रिफ्यूजी आ रहे थे, कहाँ से, पंजाब से, हिंदू रिफ्यूजी, उनको ये कह दिया कि आप वापस जाइए। अब मुसलमानों को गुस्सा शांत हो गया, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप वापस जाइए। अब जिनकी औरतों की जिनकी औरतें डिसऑनर हुई थी, उनको ये कहना है कि वापस चले जाओ। वो तो जैसे 10 दाखले मैंने दिए कि ये 10 ऐसे एक्शंस हैं गांधी जी के जो दीनदयाल उपाध्याय ने
कभी दीनदयाल उपाध्याय के हाथ से कभी नहीं हुए थे। और आपने ये भी मेंशन किया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस के बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर के इनफ प्रेशर नहीं बनाया था लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन पर। इरविन ने लिखा ही ये तो। इरविन जब वापस इंग्लैंड गए वो बन गए लॉर्ड हेलीफैक्स। उन्होंने लिखा है कि एक बार गांधी जी ने कहा, बराबर, उन्होंने कहा है कि अगर गांधी ये बोलते कि मैं गांधी इरविन पैक्ट साइन नहीं करूंगा तो हम कंपेल हो जाते भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। लिखा ही खुद ने लिखा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं उदय जी आपसे पूछूंगी कि जब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की देश की बात होती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जब बात होती है, देश के पहले शिक्षा मंत्री की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपसे बात भी होती रहती है तो आप बहुत सारे चीज़ों पर अंडरलाइन करते हैं कि द आइडिया ये था कि एक ऐसा चेहरा को लेके आए जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन द कंट्री भारत में वीक ना होने दे। आपने जब 10 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स ऑफ महात्मा गांधी की भी बात करें, जो 10वां पॉइंट आपने दिया है कि गांधी अलाउड अबुल कलाम आज़ाद, अ बिलीवर ऑफ रेडिकल वहीबी tenets of Islam, to continue as a president of Congress during the most crucial period, which was between 1939 to 1945. उसके बीच में उन्होंने उनको अलाउ किया कि अपनी जो थॉट्स हैं, जिसको आप कट्टरवाद कह रहे हैं, उसको लेकर के कंटिन्यू करें। और इनका जो रोल है, जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, कई बार इनका नाम सामने आता है कि लोग अक्सर इनका नाम लेते हैं कि जो पहले शिक्षा मंत्री थे, इस तरीके से उनका एक रोल रहा है। क्यों ऐसा है? क्यों एक देश के पहले जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है देश की आज़ादी में, अबुल कलाम आज़ाद का एक बहुत ज़रूरी रोल रहा है देश की आज़ादी में, एक इम्पॉर्टेंट टॉल फिगर्स रहे हैं, क्यों अगर आज हम हिस्ट्री रिविज़िट करते हैं, कुछ लोग रिविज़िट कर रहे हैं, सभी नहीं, कुछ लोग रिविज़िट कर रहे हैं, क्यों उनके इस रोल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है? ऐसा है कि अब तो ये जो मेरा जो चैप्टर है इसके अंदर वो तो स्पष्ट कर देता है ना एकदम कि वो कांग्रेस में से रह के पैन इस्लामिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ये तो स्पष्ट हो जाता है ना इसमें। समझो आप, जो चैप्टर क्या है, अबुल कलाम आज़ाद एंड देवबंद स्कूल फ्रॉम द आइज ऑफ पाकिस्तान, या पढ़ोगे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। कई एक्शन है उनके ऐसे, जो मैं जो कह रहा हूँ उस पैन इस्लामिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, कई उसके एक दाखिले हैं। नंबर एक, उन्होंने 1912 में एक हिजबुल्लाह नाम की पार्टी फ्लोट की थी, हिजबुल्लाह, है ना। जब आप अपनी आत्मकथा लिखते हो तो उसमें आपके जो मेजर जो इवेंट्स है लाइफ के वो आने चाहिए ना उसमें। उन्होंने ये लिखा ही नहीं कि मैंने इस्लामिक पार्टी फॉर्म की थी, उस किताब में उसका मेंशन ही नहीं है। फिर 1923 में एक बंगाल पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में, बंगाल में। दैट इज द मोस्ट वन साइडेड पैक्ट अगेंस्ट हिंदूज एवर साइंड। उसमें यह था कि 80% जॉब्स कलकत्ता मुस्लिम कॉरपोरेशन में वो मुसलमानों को जाएंगे। 80% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन कैलकाटा मुस्लिम कॉरपोरेशन, ठीक है। उसमें यह था कि गौ हत्या, मुसलमान अगर it is left to the goodwill of the Muslim whether he should slaughter a cow or not. If he doesn't, then you can't object. ये पूरा एंटी हिंदू पैक्ट था जो देशबंधु चित्तरंजन दास ने थोप मारा। पर इस पैक्ट के बाद में देशबंधु की मृत्यु हो गई और निरंजन पाल ने इस पैक्ट को तोड़ दिया। अबुल कलाम आज़ाद अपनी आत्मकथा में ये लिखते हैं कि उस पैक्ट को तोड़ना निरंजन पाल के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन दिस कंट्री। अब कितना ये पूरा व्यू कितना खतरनाक है। उनका कहना यह है कि आज़ाद भारत के अंदर मुसलमान चाहे तो गौ हत्या भी कर सकता है। देखिए, गौ हत्या एक ऐसा मुद्दा है, ये भी गांधी जी के वजह से हुआ है। गौ हत्या पे एक सख्त कानून होना चाहिए था हमारे यहाँ, समझे ना। दूसरा,
एक तस्कीरा नाम का उनका काम है, एक तस्कीरा, समझा? उसमें उन्होंने लिखा है, ही हैज कंडेम्ड अकबर, ही हैज प्रेज्ड शाह इस्माइल दहलवी, द पर्सन हु रोट द बुक तकवीतुल ईमान, अ बुक विच इज बीइंग टॉट इन ऑल वहाबी मदरसा। उसमें भी एक अलग चैप्टर है इसके अंदर, सभी वहाबी मदरसा में पढ़ाई जाती है वो किताब इज द स्टेपिंग स्टोन टू मुस्लिम सेपरेटिज्म, तकवीतुल ईमान, आज भी पढ़ाई जा रही है। मैंने 10 साल पहले लेख लिखा था उस पर। फिर एक मेरे पास ऑडियो कैसेट है, उसमें एक देवबंदी मौलाना है, ये कह रहा है, अभी की है वो तो, कि आज अगर तबलीग जमात है तो हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शुक्रगुजार होना चाहिए। नेहरू जी ने 2 बार विचार आया कि मैं तबलीग जमात को बैन कर दूं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनको रोका। तो और क्या प्रूफ चाहिए? बहुत सारे प्रूफ है। हाँ, उदय जी, उन्होंने दो हिस्टोरियन थे हमारे अच्छे सब में, राष्ट्रवादी हिस्टोरियन थे, निष्पक्ष थे, रोमेश चंद्र मजूमदार और सर जदुआ सरकार, दोनों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो कई प्रूफ है उसके, समझे ना? लेकिन मैं देखिए, मैं नेहरू जी को जो जैसे कंडेम करते हैं लोग, मैं कंडेम नहीं करता, पर मुझे अचंभा होता है कि नेहरू जी ने एक व्यक्ति जो कभी स्कूल में नहीं गया, हाँ, जो सिर्फ कुरान की जिसकी पढ़ाई थी, हदीस की, उसको उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया पूरे देश का। और उनका भी काम कितना जोरदार था अबुल कलाम आज़ाद का, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्होंने मांगी, ताकि आप इंटेलेक्चुअली हिंदुओं को पैन इस्लामिज्म के डर से बिल्कुल वो कर दो, बिल्कुल क्या बोलते हैं, मतलब द आइडिया वॉज टू ब्लर द विजन ऑफ हिंदूज, समझा? अगर मैं आज के प्रेजेंट भारत की बात करती हूँ, तो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हीरोज़ को लेकर के आपको क्या लगता है कि कितना सिग्निफिकेंट और कितना इम्पॉर्टेंट है कि आज भी अगर हम प्रेजेंट भारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि उसमें पास्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो करेक्ट कंट्रीब्यूशन समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको सही से डिस्कस करना, डिकोड करना, और प्रेजेंट भारत में उनका कितना बड़ा हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो हीरोज़ रहे हैं उनका कितना बड़ा रोल है, और आपको लगता है कि क्या सारे जो हीरोज़ रहे हैं हिस्ट्री में, जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट भारत में हम लोग हैं, क्या उनको राइटफुल प्लेसेस मिली हैं? नहीं मिली है। जैसे देखिए, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम था, जो मौलाना आज़ाद का इकोसिस्टम था, इन्होंने इंश्योर किया कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी गाथा पूरे देश में न फैले। दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन प्रोविंसेस। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र तक सीमित रह गए, हाँ पता, अब तो राजस्थान और मे बी यूपी तक। गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब तक। क्या होना चाहिए था आज़ादी के बाद में? ये होना चाहिए था कि हमारे जितने भी महापुरुष हो गए, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इवन आसाम में प्रचलित होना चाहिए था, समझा? तो ये तो प्रयास किया ही है ना। यहाँ तक कि जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स भी रही हैं, तो झांसी की रानी के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई नाम, जैसे रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, अब हो रहा है रानी दुर्गावती हो गई, रानी चेन्नम्मा हो गई, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकली इतनी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साउथ में, जी बहुत सारी रही हैं जिनके बारे में कभी बात ही नहीं होती है। अगर मैं आपसे उदय जी 2 सवाल हैं अब मेरे। करेक्ट हिस्ट्री इज द राइट पाथवे टू मेक इंडिया ए ग्रेट नेशन। करेक्ट हिस्ट्री जानना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, इसका बहुत बड़ा रोल है अगर हम महान देश बनना चाहते हैं तो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हेविली मिस इंटरप्रेट हुए हैं हिस्ट्री में, दो के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं। 2 कई है ऐसे तो। 2 आप क्या कह रहे हैं आप? 2 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हेविली मिस इंटरप्रेट हुए हैं। एक तो देवबंद का, देवबंद जुड़ गया, देवबंदी जुड़ गए
कांग्रेस के साथ, और उन्होंने लेबल ले लिया देशभक्त का, काम कर रहे थे इस्लाम का। जो कट्टरवाद आज बढ़ा है देश के अंदर, उसमें ये पूरी स्ट्रेटेजी, देवबंद की स्ट्रेटेजी का मेन रोल है। ये कोई जानता ही नहीं है। वो तो ये बोलते थे अभी तक कि भाई हम तो देशभक्त है। क्यों? बोले हम तो कांग्रेस के साथ में थे। इवन अबुल कलाम आजाद फॉर दैट मैटर, अबुल कलाम आजाद की जो साइड है कोई जानता ही नहीं था। पाकिस्तान में जो देवबंदी है वहां पे, पैन इस्लामिस्ट है, वो अबुल कलाम आजाद को हीरो मानते हैं। भाई अबुल कलाम आजाद तो पाकिस्तान के विरुद्ध थे ना भाई, तो फिर वहां के देवबंदी को हीरो क्यों मानते हैं? अच्छा, वहां के जो लिबरल हैं, जो जिन्ना सपोर्टर हैं, वो इनको कट्टरवादी मानते हैं। आयशा जलाल है, बहुत बड़ी हिस्टोरियन पाकिस्तान की, वो तो लिखती हैं कि ये जो साउथ एशिया में जो कट्टरवाद का जो एक पूरा माहौल बना, उसके अंदर देवबंद और अबुल कलाम आजाद का भी मेन रोल है उसमें, ऐसा बोलती हैं वो। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, ये दो आ गए ना इसके अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक देवबंदी और एक अबुल कलाम आजाद, ये मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट्स हैं उनके रोल्स को लेकर के। ऐसे कई सारी है ना जी, नहीं मैं दो ही के लिए मैं दो बता दी। चलिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ये जो प्रेजेंट सिनारियो में ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के जो भी एक सिनारियो चल रहा है देश में, आपको क्या लगता है इस कम्युनल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए क्या राइट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? इसमें एक चैप्टर है, मैं इसका शीर्षक भूल रहा हूँ जी, वो चैप्टर में बिल्कुल मैंने पाथवे बताया है कि यही पाथवे हो सकता है अगर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो। अ वे आउट इंडियाज कम्युनल प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, हमें मुसलमानों को कहना होगा कि अगर आप तुगलक, लोधी, जो कट्टरवादी हो गए दिल्ली सल्तनत काल में, उनको हीरो मानते हो तो आप देशभक्त नहीं हो सकते। अकबर को मानते हो तो आप हो सकते हो। तो हमें एक एजेंडा सेट, हमने अभी तक मुसलमानों के साथ डायरेक्ट डायलॉग ही नहीं किया। मेरी एक जो सावरकर पे किताब थी, उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी हुआ और उसका उर्दू ट्रांसलेशन का विमोचन हुआ। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति, मैं मेरी बात कर रहा हूं, डायरेक्ट डायलॉग मुसलमान के साथ कर रहा था इस मुद्दे के ऊपर। हॉल के अंदर 300 की कैपेसिटी थी, कम से कम 50 बुर्खा वाली लेडीज थी, है ना। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, हिंदू राष्ट्र इज ए इंक्लूसिव कंसेप्ट। हमारे यहां धर्म के आधार पे लोगों को बाहर रखो, ये कोई बात ही नहीं है हमारे यहां। एक बात। दूसरा, सावरकर ने जो पार्टीशन के राइट्स हुए, हिंदू औरतों पे अत्याचार हुए, उस टाइम पे उन्होंने कुछ कड़क, थोड़े से कठोर शब्द यूज करे होंगे मुसलमान कम्युनिटी के सामने, पर उनका पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार होगा। उनकी जो किताब है हिंदुत्व, उसके लास्ट पेज पे क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि जिस दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि हिंदू पूरी दुनिया को डायरेक्शन दे सके, तो डायरेक्शन देने का तरीका हिंदू का जो होगा, वो गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग नहीं होगा। तो जिसको असम में कट्टरवादी नेता के रूप में पेश करते हो, उसके भी ये विचार है ओरिजिनल। ये सब बातें मैंने कही वहां पे मुसलमानों के सामने। मैं बोलता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहला डायरेक्ट डायलॉग था मुसलमानों के साथ। उसमें देवबंदी भी होंगे, बरेलवी भी होंगे। मैंने उनको ये समझाया कि देखो भाई, गलती हमारे से भी होंगी, लेकिन आपसे तो गलतियां बड़ी हुई हैं, है ना। आपको मेन स्ट्रीम में आना है, मेरी पुस्तक जो है वो मेन स्ट्रीम में आने का द्वार खुलती है आपके लिए, समझा। और मैंने कहा, आत्मनिरीक्षण के बिना धार्मिक समाधान नहीं हो सकता। हाँ, ये बात मानने को मैं तैयार हूं कि आत्मनिरीक्षण की हमको भी आवश्यकता है, लेकिन आपको ज्यादा है। भारत का विभाजन आपके डिमांड पे हुआ है, ये मैंने समझाया उनको वहां पे। तो मुस्लिम प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से सॉल्व हो सकता कि नहीं कह सकता, लेकिन पार्शियली तो हो ही सकता है।
मैं आपको एक किस्सा, बड़ी कठोर बात है ये, मेरे हिंदू भाइयों को ठीक नहीं लगेगी, लेकिन सच बोलना ये मेरा एक वो है, स्वभाव है। जो शोभा यात्रा के राइट्स होते हैं कि भाई हिंदू शोभा यात्रा निकल रही है, मुसलमानों ने पत्थर मारा, पेपर में क्या आता है, जिहादियों ने पत्थर मारा किया, इस टाइप का आता है ज़्यादातर, समझे आप। असली स्टोरी क्या है? ज़्यादातर इन जुलूसों के अंदर हिंदू पहले मुसलमानों को गाली देते हैं और मुसलमान पत्थर लेके तैयार होते हैं मारने के लिए, अच्छा, और फिर राइट्स होते हैं। कोई जानता नहीं है, ना कोई मीडिया वाले इसको रिपोर्ट करता है। ये तो मैंने गुजरात के राइट्स रिपोर्ट किए हुए एज कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ इंडिया टुडे एंड इंडियन एक्सप्रेस एट वन टाइम। राइट्स का समय ज़्यादा मुझे अनुभव है। 85 में राइट्स हुए, फिर जाम जन्मभूमि के टाइम पे राइट्स हुए, फिर अभी 2002 में राइट्स हुए, गोधरा वाला कांड हुआ उसके बाद, बराबर। तो मेरे को ये अच्छी तरह ख्याल है कि जो शोभा यात्रा निकलती है मुस्लिम एरिया में से, उसमें वो जो शोभा यात्री हैं खूब गाली गलौज करते हैं मुसलमानों के नाम पे, और फिर वो पत्थर मारते हैं। कोई जानता ही नहीं इस बात को। मतलब एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। हाँ, हमको ये बताया जाता है कि शोभा यात्रा निकल रही थी और उन्होंने पत्थर मार कर, ऐसा होगा, 2-4 जगह हुआ होगा, ऐसा नहीं कहता हूँ, पर मेजोरिटी मेरा जो अध्ययन वही कहता है कि वो हम पहले गाली देते हैं और फिर वो पत्थर मारते हैं। तो ये आपको इसको समझना पड़ेगा। इस पुस्तक का महत्व क्या है कि राष्ट्रहित में आपको नैरेटिव वॉर से ऊपर जाना पड़ेगा, और सत्य के आधार पे, संपूर्ण सत्य के आधार पे समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसमें कितना समय लगेगा संपूर्ण सत्य को खोज करके सॉल्यूशन निकालने का? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अभी बीच में एक हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप का एक चल रहा था पूरा, आरएसएस के द्वारा भी। अरशद मदनी को भी मिलने गए, आरएसएस की जो मेन करता धरता है। तो अरशद मदनी को ये पूछना है जी कि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो ये तक़वीयतुल ईमान नाम की जो किताब है जो कट्टरवाद फैलाती है, इसको कब विड्रॉ करोगे? भाई पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। हमारे तो ऐसी किताब है नहीं, हिंदुओं में ऐसी एक भी किताब नहीं है जो ये कहती है कि भाई ये मुसलमानों को ये करो वो करो, ऐसी कोई किताब ही नहीं है, समझो। ये पूरा अलगतावाद का तो पूरा इस्लाम में से निकलता है आधा, उन आयतों में से मैंने बताया जो 50 या 100 हैं, समझे ना। तो जब हम डायलॉग करने जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो हमको ये तो ज्ञान होना चाहिए ना भाई, कि हमको कहें कि भाई ये पुस्तक विड्रॉ कब करोगे तुम? अगर ये पुस्तक तुम विड्रॉ नहीं करते हो तो कोई हिंदू मुस्लिम एकता का कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल एक दूसरे को उल्लू बनाने की बात है। तो ये जो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने मुसलमानों के लिए राष्ट्रवाद क्या है उसके सिद्धांत तय किए हुए। तुम्हारा हीरो कौन होना चाहिए? ब्रिगेडियर उस्मान होना चाहिए। तुम्हारा हीरो कौन होना चाहिए? वो औरंगजेब जो मर गया सोल्जर 2018 में, मालूम है आपको? कश्मीर के अंदर एक औरंगजेब नाम का सोल्जर था, ये भारत में पॉसिबल है, नाम था उसका औरंगजेब, और मरा वो देश के लिए, वो आपका हीरो हो सकता है। हवलदार हमीद आपका हीरो हो सकता है। इब्राहिम खान गार्दी, जिसने जो मराठों का जो आर्टिलरी का जो इंचार्ज था, उसको अहमद शाह अब्दाली ने उसको अपनी तरफ लाने का खूब प्रयत्न किया। यही भी क्या है कि ये काफिर हैं का तुम, लेकिन वो आदमी सदाशिव भाव से इतना जुड़ा हुआ था, उसको जिंदा पकड़ा, अपने अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह से मारा उसको। वो हमारा हीरो हो सकता है। हीरो कम है मुसलमानों में, हीरो कम है, लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं है। और पार्ट टू प्राइड, क्या नंबर है उस चैप्टर का? पाथ थ्रू नेशनल प्राइड। हाँ, उसके अंदर मैंने कहा है इंडिया डिस्परेटली नीड्स ट्रू एंड इंक्लूसिव मुस्लिम हीरोज। इसमें कहा है मैंने। तो उदय जी, तो उसके भाग रूप पहला स्टेप ये होना चाहिए कि लोधी, तुगलक, इनके नाम पे जो रोड है उनका नाम चेंज करके जो राष्ट्रवादी मुसलमानों हैं उनके नाम पे रोड कर देनी चाहिए। आपने ये जो किताब लिखी है उदय जी, इसमें एक इंक्लूसिव भारत के लिए एक सल्यूशन खोजती हुई ये किताब है। आपके अपने थॉट्स हैं इसमें, कई आर्टिकल्स हैं जो आपने पिछले 10-12 सालों में अलग अलग आर्टिकल्स जो लिखे थे उनका कंपाइलेशन है ये किताब। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस किताब के लिए। धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा लगा आप शो पे आए। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।